Namaskar and welcome back to the channel Mother Microbiology. Myself Ashita Keharwar. So once again I am back with the new video. So before I start my topic, I want to share this that COVID is once again back. So we all have to prepare very well. Properly sanitization कीजिए, sterilization कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा vitamin D लीजिए, vitamin C लीजिए for the better improvement in the immune system. And साथ ही साथ hand wash करते रहिए every after half an hour. एंड साथ ही साथ अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपर वॉश नहीं कर सकते या कुछ ऐसी चीज़ आपने प्रोडक्ट ली है जो आप वॉशेबल नहीं है, सो यूज टू कीप इट इन द सनलाइट. सो धूप में रखिए फॉर मैक्सिमम एटलीस्ट आई थिंक एटलीस्ट फॉर 1 hour यू कैन कीप इट इन द सनलाइट so that automatically kills all that pathogen, and after that you sanitize it if you need to and then just use that product. So come to the point. जैसे मैंने आपको बहुत सारे कैंसर्स के 3 टाइप्स बताए थे. बोन मैरो कैंसर के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर मैंने 3 टाइप्स बताए थे, मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा. मैंने उसमें एक ट्रीटमेंट का जिक्र किया था, होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. तो मैं आज उसी ट्रीटमेंट को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी, आपको बताऊंगी. मैंने बोला भी था मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता पाऊँ. तो टुडे मेरा आज वही टॉपिक है, मैं आपको वही बताऊंगी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टेम सेल. स्टेम सेल हमारी बोन मैरो में बनती है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. वो हमारी ह्यूमन बॉडी में स्टेम सेल होती है जो हमारे बोन मैरो में होती है, जो कि बहुत ब्लड सेल्स बनाती है. एंड वो मैच्योर होती है, पहले डिवाइडेशन में जाती है, पहले डिवाइडिंग होती है, उसके बाद में वो मैच्योर फेज में जाती है. एंड वो बनती ही जाती है, पुरानी बनती जाती है, नई आती जाती है, पुरानी चलती चली जाती है, खत्म होती जाती है, नई आती जाती है. जैसे ही नई बनती जाती है, पुरानी खत्म होती जाती है. तो यही उसका प्रोसेस रहता है. लेकिन अगर बॉडी में आपके स्टेम सेल बनना बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए दैट समथिंग इज नेगेटिव इनसाइड योर बॉडी. कुछ भी अनहेल्दी आपकी बॉडी में हो रहा है. एंड ज़्यादातर स्टेम सेल जो है क्वेरेबल का काम करती है. जब कोई पर्सन कैंसर से पीड़ित हो या कैंसर बेस्ड कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट वो ले रहा हो, चाहे वो ट्यूमर का हो चाहे वो कैंसर का हो, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है. अगर आप स्टेम सेल की हम कर रहे हैं बात, तो स्टेम सेल में हम ये नहीं भूल सकते कि स्टेम सेल की ज़रूरत क्यों है. क्योंकि स्टेम सेल एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन है कैंसर के लिए जिसको ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. क्योंकि स्टेम सेल से बहुत सी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं. जब पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा होता है, उसके बाद में कीमोथेरेपी लिया, रेडिएशन लिया, उसके बाद में वो स्टेम सेल के ट्रीटमेंट लेता है. सो व्हाट इज द स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, या फिर कह लीजिए व्हाट इज SCT. SCT क्या है? इसमें ये होता है अ पेशेंट इज ट्रीटेड विद द स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ट्रीटमेंट टू फाइट विद द कैंसर. सॉरी. Patient is treated with stem cell to help in fighting in cancer. क्या होता है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में आपको एक अलग ही इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि ये ब्लड सेल्स बनाता है. हम जानते हैं कि ब्लड सेल्स में RBC आती है, वाइट WBC आती है एंड प्लेटलेट्स आते हैं, जो अपना अपना स्पेसिफिक काम करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब बात होती है कि इसमें ऐसा क्या है जो उसको बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जब हमारी बॉडी में जब ये स्टेम सेल का प्रोसीजर इन्फ्यूज़ हो जाता है, जैसे हमने स्टेम सेल किसी के इन्फ्यूज़ कर दी, तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो ब्लड स्ट्रीम के बाद में ब्लड स्ट्रीम में गया आपका स्टेम सेल SCT को लगा दिया, स्टेम सेल को लगा दिया ब्लड स्ट्रीम में. ब्लड स्ट्रीम के बाद क्या हो गया, वो बोन मैरो तक गया. अब जब वो बोन मैरो में गया तो उसने क्या किया, उसने ब्लड सेल्स बनाए, और उन ब्लड सेल्स में उसने क्या बनाया, RBC के बाद बनाया WBC, इसका उसने बनाया प्लेटलेट्स. तो इसका क्या हो गया काम, इसका ये काम हो गया कि इसने ब्लड सेल्स बना दिए, RBC बना दिए, WBC एंड प्लेटलेट्स. तो इसको हम बोलते हैं एनग्राफ्टमेंट. इस प्रोसीजर का नाम होता है एनग्राफ्टमेंट. और जिस प्रोसीजर में
हम एक तरीके से ये जब इसमें घुस जाता है एनग्राफ्टमेंट कहते हैं। इसके बाद में, इससे पहले सॉरी, जब ये प्रोसेस होता है ना एससीटी, तो इससे पहले पेशेंट को कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन से उसको रेडी किया जाता है। दैट्स कॉल्ड द कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। जब स्टेम सेल की प्रोसेस हो रही होती है तब पेशेंट को फॉर द कंडीशनिंग ट्रीटमेंट की हम बात करें तो कंडीशनिंग ट्रीटमेंट की हम बात करें, कंडीशनिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जब पेशेंट के अंदर स्टेम सेल को इंजेक्ट करते हैं तो उससे पहले की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में पेशेंट को कीमोथेरेपी साथ में रेडिएशन से ट्रीट करते हैं। तो इसका एक ही फायदा होता है कि पेशेंट को एक तरीके से रेडी करते हैं फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। तो इसको कहते हैं कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। इसको कहते हैं कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। अब कितने तरीके के एससीटी होते हैं, यानी कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो जो इसके मेन हैं वो है ऑटोलोगस टाइप्स ऑफ एससीटी। तो एससीटी के जो टाइप्स हैं उसमें पहला आता है ऑटोलोगस एससीटी, यानी कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो जब हम एससीटी की बात करते हैं तो जो एससीटी में इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का खुद का स्टेम सेल है उसको पहले पेशेंट के बॉडी में से रिमूव करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, फिर उसको वापस से पेशेंट के बॉडी में इन्फ्यूज कर देते हैं उसको आफ्टर द रेजाइमेशन। तो इसको कहते हैं पेशेंट्स ऑन स्टेम सेल is treated and again put it back in the body, put in body after resign। उसको ट्रीट कर देते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे भी वो हेल्दी हो जाए, उसके बाद में उसको दोबारा से इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसको कहते हैं ऑटोलोगस एससीटी। ये भी कॉमन है। इसके बाद आती है एलोजेनिक एससीटी। तो एलोजेनिक एससीटी जो होती है वो ऑटोलोगस एससीटी से थोड़ी अलग होती है। एलोजेनिक एससीटी में क्या होता है कि हम पेशेंट के रिलेटिव्स या किसी भी अदर मेंबर से ये स्टेम सेल लेते हैं। एलोजेनिक एससीटी, अगर हम एलोजेनिक एससीटी की बात कर रहे हैं तो इसमें होता है स्टेम सेल ऑफ पेशेंट्स रिलेटिव और अननोन पर्सन या फ्रेंड कह लीजिए, अननोन पर्सन, उससे हम लेते हैं। बट इसमें क्या होता है कि वो कीमोथेरेपी से उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई वो कम होता है। तो ये होता है, ये भी कॉमन है, ये प्रोसेस भी कॉमन है। अब इसके बाद आती है रिड्यूस इंटेंसिटी। रिड्यूस इंटेंसिटी एससीटी, ये क्या है, एलोजेनिक की तरह ही होती है। मतलब इसमें स्टेम सेल जो होती है वो पेशेंट की या फिर रिलेटिव्स की होती है, पेशेंट के रिलेटिव्स की होती है, किसी भी अननोन पर्सन की होती है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये कीमोथेरेपी से उतना ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं कर पाती है। थोड़ा सा उसका जो एक तरीके से जो उसका इम्पैक्टफुल होना चाहिए वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। तो ये इसकी तरह ही है, बट इट्स नॉट कॉमन, इतना ज़्यादा कॉमन ये नहीं है। अब एक दूसरा है जो कि बहुत ही अलग है, वो है सिंजेनिक एससीटी। सिंजेनिक एससीटी, जो सिंजेनिक एससीटी है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। उसका रीज़न ये है
इसका छोटा सा रीज़न ये है क्योंकि सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस के लिए ही है। आइडेंटिकल ट्विंस हो, सिर्फ वही डोनर हो सकते हैं, वही रेसिपेंट हो सकते हैं जिनका टिश्यू टाइप भी सेम हो और उसका जेनेटिक भी सेम हो। सो इट इज रेयर, इट इज रेयर बिकॉज रेसिपेंट and donor should be identical twins जिनके पास में सेम जेनेटिक हो एंड सेम टिश्यू टाइप हो। इस वजह से ये बहुत ही रेयर है, ऐसा ये बहुत ही कम तरीके का ट्रांसप्लांटेशन होता है। सो मैंने आपको ये बताया कि एससीटी क्या है, यानी कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एंड स्टेम सेल क्या है। अब इसको जाकर जानने के बाद में ये तो समझ में आया होगा कि ये प्रोसेस जो है कोई इजी प्रोसेस नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। जब इसमें टाइम लगता है तो कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो किसी भी पेशेंट की फैमिली को जानना एंड पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कोई भी डॉक्टर इस ट्रीटमेंट को कंडक्ट करने से पहले उनसे डिस्कस ज़रूर करता है। तो वो फैक्टर्स क्या हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। Factors which is need to understand before this treatment, that is तो पहली बात तो ये कॉस्टली ट्रीटमेंट ये है, इट इज अ कॉस्टली ट्रीटमेंट। कॉस्टली ट्रीटमेंट है। क्या होता है कि जब इस तरीके की कोई भी लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है तो उसका कॉस्टली होना इज अ वेरी नेचुरल। तो कोई भी जब ऐसा कंडक्ट करता है ट्रीटमेंट को तो सबसे पहले उसके पेशेंट से, पेशेंट के फैमिली मेम्बर से अबाउट द मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड पूछी जाती है, दे हैव और नॉट। इफ दे हैव देन दे कैन हैव दैट हेल्प फ्रॉम द इंश्योरेंस, एंड अगर नहीं है तो उसके बाद में कुछ प्रोविडेंस किए जाते हैं, उसके बाद में उनको मेडिकल के सारे जितने भी इंश्योरेंस है वो किए जाते हैं। आफ्टर दैट दिस ट्रीटमेंट विल बी कंडक्टेड। इसके बाद में रिस्क फैक्टर, क्योंकि आपका किस तरीके का कैंसर है, किस फेज में है, क्या स्टेज है, आपको क्या डिटेक्ट हुआ है, ल्यूकेमिया है या लाइफोमा है या कौन सा कैंसर है, उसकी एश्योरिटी कितनी है, तो उस तरीके के रिस्क फैक्टर इसमें किए जाते हैं। साथ ही साथ केयर गिवर, जब कोई भी पेशेंट इस तरीके के थ्रेटफुल डिसीज से डायग्नोस होता है तो डेफिनेटली इमोशनली वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाता है, एंड ऑल्सो फिजिकली भी वो इम्यून नहीं रहता इतना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही लो होता है। तो पेशेंट हमेशा जब भी इस तरह के ट्रीटमेंट में जाता है तो डॉक्टर ऑलवेज आस्क अबाउट द हु विल गोइंग टू टेक केयर अबाउट हर हिम आफ्टर दिस ट्रीटमेंट और गोइंग ऑन द ट्रीटमेंट। तो उस तरीके की सारी जितने भी टर्म्स होते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट सफर करता है, तो हाउ यू कैन मेकअप हिज और हर माइंड, हाउ यू मेक दैट पर्सन टू बी सो पॉजिटिवली थिंकिंग अबाउट हिज क्योरिंग, अबाउट हिज रिकवरी फेजेस। तो इस तरीके की चीज़ों को वो कैसे समझाते हैं, तो केयर गिवर के बारे में पूछा जाता है कि सपोज दैट मदर शुड केयर ऑफ हर सन और अ डॉटर, तो उनको उस तरीके की चीज़ों को बताया जाता है। क्योंकि जब पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद आता है तो इमोशनली तो अनस्टेबल हो ही जाता है, बिकॉज अप एंड डाउन चलता रहता है। साथ ही साथ में उनके मूव्स हाई और लो होते ही हैं। पेशेंट कहीं ना कहीं उसका नेचर भी, बिहेवियर भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगता है। तो उस चीज़ को आप कैसे पॉजिटिव वाइब्स में चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह की कुछ टिप्स तो होती हैं जो केयर गिवर को दी जाती हैं। उसके बाद में अबाउट प्रिवेंटिव मेजर या फिर प्रिवेंशन कह सकते हैं। प्रिवेंशन मेजर, आपको क्या क्या प्रिवेंशन करने हैं आफ्टर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। तो इस तरीके के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर्स पेशेंट्स की फैमिली से डिस्कस करते हैं। एंड जब भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट कंडक्ट होता है तो एक पूरा स्टाफ रेडी किया जाता है जिसमें पूरी प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत लॉन्गेटेड होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है एंड बहुत ही कॉस्टली होती है। तो एक बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के इस प्रोसेस को किया जाता है। अब आता है कि जब डोनर से हम स्टेम सेल को लेते हैं तो वो डोनर को कैसा होना चाहिए, व्हाट वर द कंडीशन शुड बी अप्लाई फॉर द डोनर, दैट कि वो डोनर हेल्दी है कि नहीं। सबसे पहले कंडीशंस,
अबाउट डोनर। तो कंडीशंस क्या है? सबसे पहला तो कंडीशन यही होगा कि सबसे पहले आपको डोनर की हेल्थ चेकअप पूरी साथ में होनी चाहिए। अबाउट हेल्थ रिपोर्ट्स, पूरी की पूरी हेल्थ रिपोर्ट्स आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए अबाउट ईच एंड एवरी अप एंड डाउन अबाउट द डोनर। स्टेम सेल्स की जांच होती है, स्टेम सेल की एग्जामिन होती है कि उनके जो स्टेम सेल है उसका क्वालिटी क्या है। क्वालिटी इन द सेंस कि वो खुद का स्टेम सेल उनका कितना हेल्दी फेज पे है, वो कैसे आपके कैंसर को डायग्नोस करने में मदद कर सकता है, डिटेक्ट करने में मदद कर सकता है, कैसे आपका स्टेम सेल्स को रिमूव करके उनका रिप्लेस करने का तो कैसे आपके बॉडी में इन्फ्यूज कर सकता है। तो इस तरीके की चीजें होनी जरूरी है। साथ में ही एक चीज और, इज देयर एनी सर्जरी कंडक्टेड? अगर कोई भी तरीके की सर्जरी कंडक्ट हुई है देन देर इज अ वेरी नीडेड थिंग कि आप उस पेशेंट के बारे में पूरी हिस्ट्री जानें, क्योंकि जब कोई भी सर्जरी होती है तो हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ों का चेंजेस आता है, नेचुरल है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें इंटरलिंक्ड हो सकती है, तो मैं भी देता चांस ऑफ एंट्रीज। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके की कोई भी आपको ज़्यादा थ्रेटफुल डिसीज हुई हो या फिर कोई भी आपको कोई भी ऐसी डिसीज हुई हो जो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक आपको रही हो, तो उस तरीके की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए डोनर के बारे में। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन पूरी तरीके से बेस्ड होता है, क्योंकि हम जब किसी भी एक थ्रेटफुल डिसीज को क्योर करने जा रहे हैं तो उसके बारे में हर एक बेनिफिट हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी तरीके का, अगर हम इस कंडीशंस को मैं एग्जांपल में आपको दूं, फॉर इंस्टेंस आई एम टॉकिंग कि इसमें हेल्थ रिपोर्ट्स के पता होना चाहिए। क्या होता है कई बार कुछ माइनर सी चीजें भी बहुत ही बड़ी बन जाती हैं। लाइक अगर पेशेंट का बीपी फ्लक्चुएट करने वाला है तो हेल्थ पे ही तो डिपेंड कर रहा है। अगर पेशेंट के स्टेम सेल की जो क्वालिटी है वही हेल्दी नहीं है तो हमारी स्टेम सेल को रिप्लेस करके वो हमें क्या हेल्प करेगी। थर्ड चीज, अगर उसको कोई सर्जरी हुई है तो उस सर्जरी के भी जो मेडिकेशन हुआ होगा उसने कितने समय तक वो सर्जरी के मेडिकेशन पर रहा है, कितने समय से वो नेचुरली अपनी लाइफ जी रहा है, तो वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आप मेडिकेशन से जब अपने आप पे हेल्थ इम्प्रूव करते हो तो आपके अंदर नेचुरल नहीं, एक तरीके से आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है, तो वो एक अलग काम करता है। एंड अगर किसी तरीके की अनहेल्दी आपकी हिस्ट्री रही है, बहुत लंबे समय तक आप बीमार रहे हैं, तो उसका भी एक अपना एक अलग ही इम्पैक्ट बॉडी में होता है। फॉर इंस्टेंस आई एम टेकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मुझे लंबे समय तक कोई भी थ्रेटफुल डिसीज रहा है तो आई कैन नॉट बी एबल टू मेक एनी ऑफ अदर वर्क ईजिली। मैं ईजिली नहीं कर सकती बिकॉज मेरे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है ही नहीं, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के थ्रू अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो उस चीज को और एक नेचुरली लाइफ जो जी रहा होगा नेचुरल इम्यूनिटी के साथ में, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इसी चीजों की वजह से, इन सारी कंडीशंस को देखते हुए ही डॉक्टर किसी भी डोनर को किसी अदर पर्सन रेसिपिएंट के लिए साइन करते हैं। तो ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है। सो थ्रू द वीडियो आई मेक यू टू नो अबाउट स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये टॉपिक मैंने आज इसलिए आपको बताना जरूरी समझा क्योंकि नाउअडेज एवरीथिंग इज स्पीडिंग, हर एक चीज स्पीडी हो रही है। ये टेक्निक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी बहुत पहले आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये इसलिए इतनी बेस्ट ऑप्शन, ये इतना अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट बना क्योंकि हमारी साइंस इतनी आगे जा रही है। एवरी डे देयर वाज समथिंग अपग्रेडेड, ऐसा कुछ अपग्रेड हो रहा है कि वो और ज्यादा बाउंस करने की जगह बहुत जंप मार के और आगे निकल रहा है। तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट इसमें डायग्नोज हुए हैं जो इसके थ्रू ट्रीटमेंट करके वो सही हुए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में इस ट्रीटमेंट को जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी ये सब चीजें हैं जो हम जनरली जानते हैं, बट स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज अ वेरी इनोवेटिव ट्रीटमेंट टू डू एंड ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो अबाउट समथिंग ग्रेट इन द साइंस टेक्नोलॉजी वाज गिविंग अस। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ इस टॉपिक को शेयर किया है एंड ऑल्सो वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज थ्रू द वीडियो, क्योंकि हम पहले एक कोविड के टाइम में रह चुके हैं फॉर 1.5 आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर 2 years
उसके बाद में हम फिजिकली या मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, बट फिर भी बिकॉज अब फिर से कोविड बैक है तो कहीं ना कहीं वी ऑल हैव अ फियर अगेन बट ऑफ दैट एरा. तो प्लीज डोंट मेक दैट काइंड ऑफ एरा दिस टाइम. हम अब मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं अबाउट दैट एरा, सो वी हैव टू टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स टू मेक आवरसेल्फ प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट ऑफ वायरस. एंड ऑल्सो टू नो दैट हर एक आप जितना भी अपने आप को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे, लाइक आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएंगे, सैनिटाइजेशन, स्टरलाइजेशन, लिम्सी का यूज़ करना, साथ ही साथ में विटामिन डी. इसलिए बोला मैंने क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में ऑलरेडी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन होती है. अगर विटामिन डी लेंगे तो थोड़ा बूस्टअप रहेंगे, बोन्स को रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि किसी भी तरीके की माइनर सी भी माइनर का कोई भी डिफॉल्ट हम करते हैं तो वो बहुत बड़ी फॉल्ट बन सकती है. तो हमें अपने आप को इस तरीके से दूर रखना है. क्राउड में जाने सभी से बचें. क्राउड की जगह फिर से वो डिस्टेंस वाला अपने प्रैक्टिसेस को स्टार्ट कर दें, मास्क पहनना स्टार्ट कर दें. बिकॉज अगर अब थोड़ी सी भी हमने कोई भी लापरवाही की तो देन इट मेक्स अ वेरी डिटोरेटिंग environment again, so which we don't want it, because China is making so many of COVID patients, around 25 crores there was. So we are not able to make that thing again exist in our country. So each and every citizen have this right to make their own practices to keep ourselves protected from that COVID. So at last I would like to say, stay safe, keep yourself happy, and always stay smile and with a positive vibe. So at last I would like to say, please subscribe my channel more and more. All your sharing, viewing, subscribing, making so many factors to do another video. And trust me, all your motivations, all your supports give me more work to do, because it gives me so many of motivation. So please, at last, if you like my video, then please like it. If you want to share it again and more, then it was a huge thing for me. So at last I would like to say, keep sharing, keep smiling, stay happy. Thank you so much.